और बीच बीच में शंख अगर नहीं बज रहा है तो यकीनन उन 5 मंत्रियों के लिए नहीं बज रहा है जो पीछे चल रहे हैं। 29 कुल मंत्रियों में से 5 मंत्री पीछे चल रहे हैं, बाकी 24 आगे चल रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें जहां पर घंटा घड़ियाल शंखनाद के साथ आगाज हो रहा है। जेडीयू एक नए रंग रूप में, वो नीतीश कुमार जिसको लेकर न जाने कितने तंज कसे गए। जनता ने यह साबित कर दिया है कि आज सुशासन की जीत हुई है और एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार का गठन किया जा रहा है और बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत देकर साबित कर दिया है। पूरे जोश से लबरेज कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं। बलराम पांडे उनसे बातचीत कर रहे थे। शंखनाद हो रहा है। जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ वहां पर तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी आशीष ऐसा हुआ था जब नीतीश कुमार की तस्वीरें नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी पटना दफ्तर में लगाई गई। देखिए, अभी का तो जो बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं वो है, लेकिन अभी के जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, मैं सुबह से बोल रहा हूँ चित्रा, आप वहाँ पर कैंपेन कवर करके आ रही हैं। ये सिर्फ नीतीश कुमार के पक्ष में वोट नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पक्ष में भी वोट है और अमित शाह के भी पक्ष में वोट है। 11 साल से जो आदमी किसी विदेश यात्रा पे नहीं गया, वहाँ झंडा गाड़ के बैठे हुए इंश्योर करने के लिए अमित शाह की बात कर रहा हूँ। और राहुल गांधी, आप बिल्कुल ठीक रेफरेंस दे रही थी कि भरे चुनाव के बीच में पंचमढ़ी चले जाते हैं, कोलंबिया चले जाते हैं, ऐसा फ्रैक्चर्ड जो स्ट्रैटेजी थी। देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन और ये नॉन सीरियस नेता की छवि बनाने में जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं राहुल गांधी की ओर से, तो फिर विपक्षी दल निशाना साधते हैं। देखिए, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, मैं इस पर भी आ रहा था कि अब आप देखिए आरजेडी में क्या हुआ। आप थोड़ी देर पहले खेसारी लाल यादव की बात कर रही थी, कहाँ से लड़ रहे हैं? छपरा से कौन लड़ा था? रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव की बहन, उनको वहाँ प्रचार के लिए एक दिन जाने। आप देखिए, मल्टीपल लेवल पे इतना फ्रैक्चर्ड इनकी स्ट्रैटेजी रही, कैंडिडेट सिलेक्शन गलत रहा। अच्छा, उसके बाद फ्रेंडली फाइट भी कर रहे हैं आप आपस में। तो इतने रीजंस हैं जो अपने आप में सर्वविदित है, बिल्कुल साफ स्पष्ट कर देते हैं कि आखिर इतनी बुरी और करारी शर्मनाक हार महागठबंधन की हो क्यों रही। बिल्कुल, ये तो बहुत बुरी, और आपको बीच में विभेष जी रोकना पड़ा था। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। देखिए, औंटा सिमरिया पुल जिसको विकसित बिहार के एक नजीर के तौर पर रखा गया सामने, और बेगूसराय से ये बात भी मैं कहना चाहूंगी, जब बेगूसराय से मैं पटना आ रही थी तो जिस तरह के रोड वहां पर बनाए गए हैं, जिस तरह का विकास का काम, दर्शकों को जल्दी से बता दें, 2020 में जब हम लोग पहुंचे थे तो विकास की वो रफ्तार नजर नहीं आई थी। 2015 से 2020 के बीच अगर हम बात करें, हालांकि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन जब आप अभी बिहार जाएंगे 2020 से लेकर 2025 तक, तो एक बहुत बड़ा चेंज किसी भी हिस्से में, चाहे वो गांव खेड़ा का कोई इलाका हो, चाहे वो बड़े शहर हो, चाहे वो औंटा सिमरिया पुल के, जब आप होते हुए आएंगे तो आपको लगेगा कि बिहार कितना ज्यादा तब्दील हो चुका है और विकास की एक रफ्तार वहां पर महसूस की जा सकती है। बिल्कुल, नीतीश जब से आए हैं 2005 से ही, बल्कि मैं बताऊं कि ग्रामीण सड़कें बननी शुरू हो गई। मैं जब रिपोर्टिंग में के लिए मुजफ्फरपुर, पटना की से सीतामढ़ी की ओर जाता था तो लगता था कि एक सजा दे दी गई है। अब वहां पर सरपट 4 लेन सड़क बन चुकी है। तो ये नीतीश जब से आए हैं, बिजली की स्थिति में सुधार हुई है, सड़कों की स्थिति में सुधार हुई है, और जनता ये जानती है, मानती है कि यह सब जो हो रहा है उसमें नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जोड़ी का ये कमाल है। और इस वक्त हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त शहनवाज हुसैन साहब नजर आ रहे हैं। आपने भी खूब पसीना बहाया था, किशनगंज आपके इलाके में भी गई थी जब 1999 में वहां से मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आपने शानदार जीत हासिल की थी। अभी मुबारकबाद ले लेंगे, मिठाई खाना शुरू कर दिया है शहनवाज साहब, या भी आप इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा 12 बज जाए उसके बाद? और 200 देखिए, शहनवाज हुसैन के बैठते ही 243 में से 200 सीटों पर एनडीए यहां पर अपनी बहुत बड़ी बढ़त ले चुका है। डबल सेंचुरी शहनवाज हुसैन जी, एनडीए ने देखिए आपके कुर्सी संभालते ही लगा दी है। देखिए 2010 में भी हमने 206 सीट जीती थी। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि आपने खुद चित्रा जी देखा, आप तो पूरे बिहार में घूमी हैं, आपने देखा कि हर जगह लोग मोदी नीतीश कह रहे थे। नरेंद्र मोदी पे यकीन, नीतीश कुमार पे यकीन, हमारे काम पे यकीन, हमारे लोगों पर विश्वास किया
और यही वजह है कि आज 243 में 200 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। ये आंकड़ा लग रहा है 2010 का जो हम लोग 206 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी टूटेगा। बिहार के लोगों ने मन से वोट दिया है, बहनों ने वोट दिया, युवाओं ने वोट दिया। सबको लगने लगा कि डबल इंजन की सरकार जब अच्छा काम कर रही है, रोड, बिजली, पानी, इतना अच्छा काम हो रहा है, हर जगह अकाउंट में पैसा डल रहा है, बिल्कुल, सारी बिल्कुल। चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बिल्कुल। तो लोगों ने साथ दिया है, लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और वीआईपी देखिए, आपको छोड़कर मुकेश सहनी जी उधर क्या गए? पिछली बार 4 सीटें जीती थी एनडीए के साथ, इस बार उनका खाता भी नहीं खुल रहा है। डिप्टी सीएम के उम्मीदवार बनाए गए थे मुकेश सहनी जी। एक जल्दी से टिप्पणी इस पर शहनवाज जी। अब वो राहुल गांधी के साथ मछली मार रहे थे, आपने देखा था पूरे चुनाव में राहुल गांधी मछली मार रहे थे और कम पानी में जा रहे थे और मछली एक पकड़ लिए थे, तो उनको सीट नहीं, एक मछली जरूर हाथ लगी है राहुल गांधी के, और तो कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग पूरे चुनाव अभियान को ठीक से नहीं लड़ा। हमारे सामने कलेक्टिव लीडरशिप थी, हम 5 पार्टी 5 पांडव की तरह ताकत से लड़ रहे थे, और ये लोग कहीं से भी लड़ाई में कहीं थे नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सभा में अपार भीड़ आती थी, एक एक ज़िले में 50,000 से 1 लाख, कम से कम 1 लाख भीड़ आती थी, और एक ज़िले की भीड़। और नीतीश कुमार जी के साथ भी अमित शाह जी की रणनीति, उसके सामने महागठबंधन पूरी तरह फेल हो गया। यकीनन। अब तो हम लोगों का एक ही मिशन है चित्रा जी कि 2010 का रिकॉर्ड तोड़ लें। 206 जीते थे, उससे ज़्यादा सीट जीते, बस यही कर सकते हैं। हाँ, और उस दिशा में आप आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जल्दी से दर्शकों को बताते चले, 243 में से 200 सीटों पर एनडीए की बहुत बड़ी बढ़त लगातार जारी है। तेजस्वी यादव अपने महागठबंधन के साथ 40 प्रकार का माहौल हमने देखा। एक तो जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फ़ोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फ़ोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निस्सज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोच सकते क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था। अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री को, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि 10,000 रुपए जो बांटा गया है वही फैक्टर काम करता हुआ। यानी कि अशोक गहलोत का यह बयान बता रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी गठबंधन ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, यानी कि अब 12 बजने का 1 बजने का इंतजार नहीं किया जाएगा। अशोक गहलोत का यह बयान सीधे तौर पर बता रहा है कि चुनाव के दौरान भी शहनवाज हुसैन साहब और रतन लाल जी भी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ नेता जुड़ चुके हैं, लेकिन शहनवाज साहब आपने सुना अशोक गहलोत को, वो बता रहे हैं कि चुनाव के दौरान भी जो 10,000 रुपए बांटे जा रहे थे, यह उसका फायदा इस वक्त आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारी सरकार थी, हम लोगों के बीच में गए, हम अपनी नीति लेके गए, हमने लोगों को दिया। कांग्रेस पार्टी जब अशोक गहलोत जी राजस्थान में घोषणा करते थे, उसको तो सरकार में आगे पूरा नहीं किया। हमने तो सरकार में रहकर अपनी सब घोषणा को पूरा किया है। अगर हम अच्छे से लड़े, आपको लड़ना नहीं आता, तो आप ब्लेम करेंगे कि हमने लोगों को रिश्वत दे दिया। ये रिश्वत नहीं है, हम तो 2 लाख रुपए भी देंगे। अभी हम 200 सीट करीब पहुंच गए, तो हम आप जिम्मेदारी से एबीपी न्यूज़ पे कह रहे हैं कि हम जो महिलाएं रोज़गार के लिए उनको 2 लाख भी देंगे। हम लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाते हैं, जिसमें 5 लाख का लोन 0 इंटरेस्ट पे और 5 लाख की सब्सिडी देते हैं। 10 लाख हम पहले से दे रहे थे, अब हमने तय किया कि पहले 10,000 देंगे। जो महिलाएं अपना काम शुरू करेंगी उनको मदद के लिए 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, और ये हम देने वाले हैं। ये हमारी घोषणा ऐसी नहीं है, तो हम समाज के लिए हैं, जनता के लिए हैं।
हम जब सरकार में आए। और बहुत बड़ी खबर, तेजस्वी यादव राघोपुर से 1200 वोट से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, तेजस्वी यादव महागठबंधन के उम्मीदवार सीएम चेहरे, वो राघोपुर सीट से जो एक वक्त पर आरजेडी का गढ़ माना जाता था, वहां पर सवाल पूछे जाते थे कि कितनी बड़ी मार्जिन से तेजस्वी यादव यहां पर जीतेंगे, लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 1273 वोट से राघोपुर में तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जब सुनामी चलती है तो वो सुनामी सभी को बहाकर लेकर चली जाती है, और इस वक्त नमो के नाम की सुनामी बिहार में साफ साफ देखने को मिल रही है। रतनलाल जी, एक जल्दी से टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगी। तेजस्वी राघोपुर में 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं, और नमो यानी कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जो सुनामी है 199 सीटों पर, बहुत बड़ी बढ़त इस वक्त एनडीए की। शुक्रिया। और चुनाव में तो जीत हार लगी रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ट्रेंड अगर ठीक है तो हम बुरी तरह हार रहे हैं, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है कि कम से कम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं। अभी शाहनवाज भाई ने भी कहा कि हमने अपनी योजना लागू की। जब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उस समय पैसे बांटा जाना, ये क्या मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? जब चुनाव आयोग खुद ही ऐसे लगे कि इलेक्शन लड़ रही है तो कुछ भी एक्सपेक्टेड है। 243 का 43 आप जीत लीजिएगा। जितने सवाल उठाए गए चुनाव आयोग के सामने से, क्या चुनाव आयोग ने एक का भी जवाब दिया? एक सांसद है एनडीए की, समस्तीपुर से दोनों हाथ से उंगली ऐसे दिखा रही है, लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। उस पर क्लैरिफिकेशन भी स्थानीय स्तर पर आया था रतनलाल जी। ये कहा गया था कि गलती से पहले उनके लेफ्ट हाथ में लगे। स्थानीय स्तर पर क्लैरिफिकेशन भी आया था, अधिकारियों का क्लैरिफिकेशन था रतनलाल जी। नहीं, वो तो अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी तो क्लैरिफिकेशन देंगे ही ना। जब पूरा सिस्टम ही कैप्चर्ड हो तो उसमें अधिकारी क्या कर लेगा? आप ट्रेन में भर भर के लोग पैसा देके भेज रहे थे, आपने देखा था तकरीबन एक अनुमान के हिसाब से 30 से 40 लाख के बीच लोग जो है बिहार ले जाए गए हैं। वो पैसा कहां से आया? इलेक्शन कमीशन का रूल्स है कि आप जो मतदाता है उसको घर भी छोड़ने नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे सरेआम आपको दिख रहा है कि ट्रेन भर भर के, और ये झुठला नहीं सकते हैं। मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूँ। चुनाव आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हम जीते या हारे, अगर हम जीतते भी तब भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते ही उठाते हैं कि आपको डेमोक्रेसी में यू आर आंसरेबल टू द पीपल। लोगों का कोई सवाल का जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। सीसीटीवी मांगेंगे तो बोले कि निजता का उल्लंघन हो गई, बचकाना सवाल सब। जीत हार लगी रहती है, इसके लिए हम बहुत परेशान नहीं है। नहीं, आपको परेशान होना पड़ेगा। अगर आप परेशान नहीं हैं तो आपको परेशान होना चाहिए रतनलाल जी। ये सिर्फ आप सवाल उठा देंगे चुनाव आयोग पर। नहीं, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, ऐसे नहीं होता है। आप भूमिका पर सवाल उठाते रहिए, लेकिन आप जरा सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन कर रही है तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है एसआईआर का मुद्दा, जो बिहार में काम नहीं किया। आपके नेता जिस समय वोटिंग चल रही थी उस समय वो मध्य प्रदेश में जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे थे। जब चुनाव में गणना का काउंटिंग के ठीक पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ आपको नजर गड़ाकर रखनी चाहिए थी ईवीएम पर, तब आपके सबसे बड़े नेता हैं वो विदेश चले जाते हैं और उसके बाद आप लोग ठीकरा फोड़ेंगे चुनाव आयोग पर। सर, संवैधानिक संस्थाओं को बख्श देना चाहिए मुझे लगता है। और देखिए, आप अमित शाह पर कितना भी निशाना साधिए, आपको एक आंकड़ा जो मैंने रिसर्च से निकाला था, एक सेकंड सर सुन लीजिए। कार्यकर्ताओं को चार्ज किया, हम सब ने खुद देखा था, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को बुला बुलाकर उनसे मुलाकात कर रहे थे। चिराग पासवान की पार्टी को ज्यादा सीटें चली गई, जिसमें खुद बीजेपी की भी कई सीटें थी। वहां के कार्यकर्ताओं को बुलाया, पटना में 1 to 1 सबको मनाया है अमित शाह ने। उनकी ओर से जो रैलियां और सभाएं की गई, कुल संभाग स्तर की 5 बैठकें की गई, कुल जिला स्तर की 5 बैठकें की गई, 35 जनसभा की गई, रोड शो 1 किया गया। सभी कार्यक्रमों की संख्या 46 थी और वो तब तक वहां पर डटे रहे जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो गया। जो परीक्षार्थी होता है ना, उसको परीक्षा के समय विदेश नहीं देखना होता है, ना किसी दूसरे राज्य को देखना होता है। और परीक्षा होने के बाद रिजल्ट अगर मेहनत करने वाले परीक्षार्थी के खाते में आता है तो टीचर को दोष नहीं देना चाहिए। रतनलाल जी, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की बातें क्यों नहीं करेंगे? अगर हम जीते हर सवाल तो उठेगा ही ना। कोई भी संस्था, भारत में कोई भी संस्था कॉन्स्टिट्यूशन से पड़े नहीं है। ठीक है। जब चुनाव आयोग बनाया गया था, संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई थी, तो इससे ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये निष्पक्ष होकर चुनाव कराएगा, हाई मोरालिटी के लोग होंगे।
जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर का बयान आता है। सर आप झारखंड जब जीतते हैं तब तो नहीं बोलते हैं कि वहां पर बेईमानी की गई। सर मुझे लगता है ना कांग्रेस पार्टी को अपने मुद्दे बदल लेने चाहिए। हम लोगों ने ग्राउंड पर जाकर जब रिपोर्ट की थी, हम लोगों ने जब ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट की थी, वहां पर महिलाओं को जो पैसे दिए गए या महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है नीतीश कुमार के राज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के जरिए साफ साफ वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। हम मेघा हमारी जो टीम थी वो लोग हैरान थे कि 20 सालों से अगर कोई मुख्यमंत्री है, 2014 से जो देश के प्रधानमंत्री है, उनको लेकर कोई नाराजगी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी वहां पर देखने को मिल रही थी। उनकी योजनाओं की चर्चा वो महिला कर रही थी सर, वो महिला जो आमतौर पर कम वोकल मानी जाती है, जो चुपचाप वोट करने जाती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और नेता परीक्षा के समय सिर्फ परीक्षा की तैयारी करें, दूसरे राज्यों में जाकर जंगल सफारी का लुत्फ नहीं उठाएं, तभी मुझे लगता है आप लोगों का रिजल्ट और बेहतर होगा। अब बिहार का डेवलपमेंट पूछिए ना, कितना कर्जा है बिहार सरकार पे। बोलिए शहनवाज हुसैन जी, इतना कर्जे में डाल दिया है राज्य को आप लोगों ने। शहनवाज हुसैन साहब, पर कैपिटल मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आ गए थे, उनको बधाई दे रहा था। हाँ ये देखिए, ये सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हम दोनों जीत का जश्न मना रहे हैं। मिठाई भी खा ही लीजिए तो फिर, हम बधाई दे रहे हैं। अभी वो इन्होंने भी मिठाई बहुत वाली तस्वीर अच्छा आई नहीं है। कैंपेन किया सबसे। तो हम आपको ये बता रहे हैं, रतनलाल जी प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तर्क के साथ बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इनसे कहूँ कि अगर हमने चुनाव से पहले ऐलान किया कि हम 10,000 महिला देंगे तो हमने सही किया, और हमने चुनाव से पहले किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले की घोषणा है, उसको इम्प्लीमेंट भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले किया। आपने तो राजस्थान में बड़ी घोषणा की, सरकार में आए, आपने की घोषणा पर लोगों को यकीन नहीं है, हमारी बात पर यकीन है। और हमने कहा कि हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाते हैं, उसी तरह ये स्वरोजगार योजना में 2 लाख महिलाओं को देने वाले भी हैं। जिस जगह भी हम कैंपेन में गए साफ दिख रहा था, महिलाएं मोदी नीतीश के लिए वोट कर रही थी। वो कहती थी हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें मोदी नीतीश को कि डबल इंजन की सरकार लानी है। आपके नेता, आपकी नीति नेतृत्व अलग था। राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा के बाद 60 दिन बाहर थे, कोलंबिया और मलेशिया से प्रचार कर रहे थे। तेजस्वी यादव एक अपने हेलीकॉप्टर के अलावा किसी भी नेता को कैंपेन में नहीं लगाया। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर लीडर आरजेडी के, जो उनके महासचिव हैं, प्रधान महासचिव, उनको एक दिन हेलीकॉप्टर में नहीं बैठाया। वो एक दिन में 18 सभा कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ऐसे हाथ दिखाते थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आपको अच्छे लगने लगे क्योंकि नीतीश ने उनसे, तेजस्वी यादव ने उनसे दूरी बना ली थी। ये बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जिनके साथ मतलब का तेज प्रताप भी बीजेपी वालों को बड़े पसंद आए इस बार के चुनाव में। हालांकि उनकी सीट पर महुआ पर क्या हाल है हम जल्दी से दर्शकों को बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या अनुमान लगाया था और किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और जनता के बीच ये गिराया कि हमने जो वायदे किए थे वो पूरे किए। पीएम का वो बयान सुनाते हैं आपको। कि अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। 14 तारीख के बाद विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। और देखिए आज 14 तारीख है और विजय उत्सव आज ही मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो गमछा लहराते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यकीनन आज शाम बीजेपी दफ्तर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आप देखेंगे जब प्रचंड जनादेश के बाद नरेंद्र मोदी अगर जाएंगे बीजेपी दफ्तर, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब रिजल्ट आते हैं तब तब अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने और जनता के प्रति आभार जताने के लिए नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं। मोदी मोदी की एक गूंज है क्योंकि पिछले 5 चुनाव में और जब खुद गृह मंत्री अमित शाह बिहार में जाकर ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर तेज तर्रार दिमाग वाले, सबसे ज्यादा पॉलिटिकल नॉलेज वाले कोई लोग हैं तो वो बिहार के लोग हैं। और अगर बिहार जो पॉलिटिकली इतना साउंड है, और इस वक्त आपको बताते चले एनडीए के 31 में से 23 भूमिहार उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तेजस्वी राघोपुर में 1273 वोट से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव महुआ से चौथे नंबर पर
तेज प्रताप यादव चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीट पर एनडीए आगे है। सीमांचल रीजन में एनडीए को बढ़त है। तेजस्वी यादव अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। भूमिहार उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एनडीए के पास बड़े बड़े भूमिहार चेहरे भी हैं। ललन सिंह है, गिरिराज सिंह है और अनंत सिंह भी हैं, जिनके लिए ललन सिंह ने इतना जाकर प्रचार प्रसार किया था, और भी तमाम नेता हैं। लेकिन फ्रेंडली फाइट वाले 11 सीट पर 9 पर एनडीए आगे है। सीमांचल रीजन में भी एनडीए को बढ़त है। मिथिलांचल में भी एनडीए को बढ़त है। मगध भोजपुर में भी एनडीए को बढ़त है। यानी कि जितने भी हिस्से बिहार के 26 में भी पड़ेगा, 27 में भी पड़ेगा, 28 में भी पड़ेगा और 29 में भी पड़ेगा और बेहतरीन परिणाम होगा। और बिहार सदा देश को संदेश देता है और बिहार देश को संदेश दे रहा है। अंतिम परिणाम आने पर हम आप सबके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन बिहार की जो ऐतिहासिक विजय हो रही उससे पूरे देश में खुशी है कि अब न जंगल राज, न कट्टा राज, न गुंडा राज, न माफिया राज, न दंगाइयों का राज, न भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का राज, न परिवारवाद, न फर्जी पीडीए, सब फेल हो रहा है, ऐसा दिखाई बिहार से ही बदलाव की बयान चलेगी। तो श्री अखिलेश यादव जी देख ले, 3 बैटमैन अपने को बड़े धुरंधर मानते थे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी। लेकिन अभी जो देख रहा हूँ मैं आंकड़ा, उसमें ये तीनों मिलके 50 नहीं पूरे कर पा रहे हैं। तो इससे ये संदेश साफ है कि ये तीनों की दुकान बंद होने के कगार पर। सह प्रभारी बिहार बीजेपी के, जिनको आप सुन रहे थे, इनकी दुकान बंद होने जा रही है। तेजस्वी यादव एंड पार्टी पर निशाना साधते हुए, और हमारे साथ आरजेडी के नेता भी बने हुए हैं लगातार। रविशंकर रवि जी, तेजस्वी यादव ने कहा था वक्फ बिल फाड़ देंगे सरकार बनते ही पहले दिन। अब बताइए जनता ने उनका क्या हाल कर दिया है? इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके खिलाफ तो हम आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। भाई आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है बुरी हार के बावजूद। हम अपने मुद्दे, अपनी विचारधारा, अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर सकते। हम सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मुद्दों पे लड़ने वाले लोग रहे हैं और वो लड़ते रहेंगे। और आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा हमारे पास नहीं था अनैतिक आचरण के लिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन में 10,000 रुपया चुनाव के बीच भेजने का पैसा हमारे पास। चुनाव के बीच कहां भेजा गया था? पहले ही ऐलान किया गया था और उसी दिन सेम डे बटन दबाया गया और महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच गए थे। फैक्ट चेक कीजिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भेजा गया है। दूसरा वाला सेकेंड राउंड। तीसरी बात, अभी जिन सीटों पे किन फासले से हम जीतते या हारते हैं, इसके बाद हम एक आकलन, एक विश्लेषण करेंगे और इन कारणों का पता भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं, मतलब आखिरी तक हार नहीं मानना है। बिल्कुल। आदेश में आपके पास आते हुए रतनलाल जी, यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल है, कांग्रेस पार्टी का आप हाल देख रहे हैं, 5 सीटें। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वायदे किए या एसआईआर का मुद्दा उठाया, कोई भी वहां पर काम नहीं किया। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने दर्शकों को बताते चलूं, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश वाला हाल है। यूपी में कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़कर 403 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। वो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की बदौलत नहीं की थी, वो कांग्रेस पार्टी के खुद के कैंडिडेट अपने उस जगह पर बहुत स्ट्रांग थे, जिनमें एक प्रदीप तिवारी की और प्रमोद तिवारी की बेटी भी थी। और वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी ये जो 5 चेहरे आपको जीते हुए अभी नजर आ रहे हैं, यकीनन वो बहुत दमदार कैंडिडेट वहां के रहे होंगे। क्या हाल बन गया कांग्रेस पार्टी का? 2010 में 4 सीट आई थी और जब मैं डाटा देख रहा हूँ, ऐसा पता है लग क्या रहा है, जैसे जेडीयू और बीजेपी के बीच फाइट चल रही है चुनाव की। लगभग 163 सीटों पे दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो वायदा किया था नौकरी का, उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, मोदी, नीतीश, महिला और ऐड कर लीजिए 10,000 रुपये भी मैटर किया है। और ये 4 फैक्टर ने 10,000 रुपये ज़्यादा मैटर किया है। हाँ, और उन महिलाओं ने नहीं, उनके परिवार ने भी वोट दिया है। ये नंबर देख के मुझे साफ साफ ऐसा दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव लोगों ने भरोसा नहीं किया और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था एज ए अलाय, वो नहीं हो पाया पूरे चुनाव में। आपने देखा भी वो किस तरीके से अशोक गहलोत गए, फिर उन्होंने सीएम घोषित किया, 4 घंटे मनाने में लगे, सीट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, फ्रेंडली फाइट 7-8 सीटों पर कर दी, ठीक है। डिप्टी सीएम इनको नहीं दिया गया, मल्ला वोट भी नहीं आया, निषाद भी नहीं आया, मछली पकड़ने नहीं गए थे। मल्ला वोट तो चला गया उधर ना, वो तो ज्यादा बीजेपी गठबंधन को वोट नहीं, राहुल गांधी जब मछली पकड़ने गए थे, वो वोट पकड़ने गए थे, वो पकड़ में नहीं आई, वीआईपी के सहारे भी नहीं आई। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इससे खराब प्रदर्शन आरजेडी कांग्रेस पार्टी का 2010 में रहा है। इस बार लगभग उसी के आसपास ही है और लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आप भी कह रहे हैं 2010 के मुकाबले कांग्रेस अच्छा कर रही है। पिछली बार 4 था, इस बार 5 सीटों पर जीती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार फिर से साबित हो गया है बिहार में नीतीश कुमार की बहार।
एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। चौहत्तर साल के नीतीश कुमार फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें कोई किंतु परंतु बाकी नहीं रह गया। आकाशवाणी हम नीतीश जी का विकास है, डबल इंजन का विकास है, इसी का नतीजा है। अभी आने वाला समय देखिएगा जो फिर से नीतीश 9% जो महिला घर छोड़ के बाहर नहीं निकलती थी, आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में 67% पोलिंग हुआ। आज नीतीश जी का विकास है, अमन चैन डर भय जो भाग गया, इसी का नतीजा है कि नीतीश जी का इतना बहुमत से सरकार बन रहा है। नीतीश कुमार की बहुमत से सरकार बन रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, 197 के साथ एनडीए लगातार बहुत बड़ी बढ़त के साथ, और अब इन आंकड़ों में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होगा। इसमें प्लस माइनस आप 5-6 सीटों का जरूर देख सकते हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी ऐसा नजर नहीं आता है। रोहित कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। 4 राउंड के बाद तेजस्वी यादव राघोपुर में 3000 वोट से पीछे, 3016 वोट से पीछे। 4 राउंड के बाद तेजस्वी यादव राघोपुर से पीछे, तो तेज प्रताप यादव अपनी सीट से पीछे इस वक्त चल रहे हैं। कुल मिलाकर लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटों के लिए अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। 4 राउंड के बाद तेजस्वी यादव राघोपुर में पीछे हो गए हैं। हालांकि मेघा आप कह रही थी कि बहुत लगता नहीं है कि राघोपुर में या तेज प्रताप की अपनी महुआ सीट पर कोई परेशानी होने वाली है। इस बात से तो मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं था मामला जब मैं महुआ गई थी। और राघोपुर में मैं समझ सकती हूँ। देखिए इस बार जिस तरीके के आंकड़े अभी दिख रहे हैं चित्रा, 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है। इस बार जो जातीय समीकरण है उससे ऊपर उठ के वोटिंग हुई है। नहीं तो ये तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव एटलीस्ट अपनी सीट्स तो बचा सकते थे सिर्फ यादवों वोट पर वो भी लगता है उनको नहीं मिला है। इस तरीके के आंकड़े आने का मतलब सिर्फ यही है कि कास्ट लाइंस इस बार काम नहीं चला है। और दोनों लालू यादव के दोनों ही बेटे अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। देखिए राघोपुर सीट से तो राबड़ी देवी 2010 का चुनाव हार चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता सतीश कुमार ने 1300 वोटों से हराया था, तो इसलिए कोई चमत्कार जैसा होने वाला है मुझे नहीं लगता। राघोपुर सीट तेज प्रताप तेजस्वी यादव हार भी सकते हैं। अब महुआ सीट पे हार भी सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जब फाइनल, क्योंकि एक बार उनके परिवार का व्यक्ति हार चुका है, इसलिए ये कहना बिल्कुल असंभव नहीं लग रहा कि तेजस्वी यादव के लिए राघोपुर सीट बहुत सुरक्षित है। 4 राउंड के बाद तेजस्वी राघोपुर से 3016 वोट पीछे हैं। हम 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन बुरी तरह पराजित होगा। राघोपुर से राजकुमार तेजस्वी चुनाव हारेंगे। प्रामाणिकता के साथ मैं फिर बोल रहा हूं, तेजस्वी को हारना है। रावण और बाली दोनों घर में लड़े थे, दोनों का क्या हाल हुआ था? हारना सुनिश्चित है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने राज्य के सीएम इन वेटिंग के कैंडिडेट के रूप में तो रिजेक्ट किया ही, राघोपुर के विधायक के रूप में भी रिजेक्ट किया। जब राघोपुर बाढ़ से दह रहा था तो ये अपनी धर्मपत्नी और परिवार के लोगों के साथ नीतीश कुमार जी और मोदी जी के बनाए हुए पुल पर रील बना रहे थे, नाच रहे थे। ऐसे गैर जिम्मेवार जनप्रतिनिधि को बिहार जैसा जिम्मेवार प्रदेश जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। आप कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं करेगा। 4 राउंड के बाद तेजस्वी राघोपुर में 3016 वोट से इस वक्त पीछे चल रहे हैं, और जेडीयू का स्ट्राइक रेट 78% का 78% और बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82% का। नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, उनके कामकाज, डबल इंजन की सरकार, उनकी मेहनत और जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां उनकी ओर से की गई, वो साफ साफ यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 82%, आरजेडी का 22%। आरजेडी बुरी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। 4 राउंड के बाद तेजस्वी राघोपुर में 3016 वोट से पीछे। देखिए बुरी नहीं, दुर्गति हो गई है। और जो आप अभी राकेश शुक्ला जी सही कह रहे थे, राबड़ी देवी को वहां पर हरा चुके हैं वही बीजेपी के उम्मीदवार जो अभी तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे याद है बिल्कुल बहुत बड़े कार्यकर्ता नहीं है वो, तो हमने देखा था स्मृति ईरानी जी को भी एक साधारण कार्यकर्ता ने हरा दिया था। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से अमेठी से एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हराया, उसी तरह से एक ही परिवार के 2 धुरंधरों। गुमान नहीं होना चाहिए, इसका सीधा सा मतलब है गुमान नहीं होना चाहिए। देखिए, और इसका आकलन मैं आपको बताऊं कि निधि जो हमारी सहयोगी हैं पटना में, उन्होंने डे 1 पे मुझे बता दिया था कि डोंट बी सरप्राइज्ड, तेजस्वी यादव की सीट फंसी हुई है, कहीं वो हार ना जाए। और अभी तो ऐसा खतरा दिख रहा है। ये बात तो खुद तेजस्वी यादव को पता होगी ना। कई बार हमने देखा जैसे राहुल गांधी 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए। जिसकी बड़े नेता की सीट अगर फंसी होती है तो वो फिर 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ लेता है। ये काम क्यों नहीं किया? देखिए चित्रा,
हाँ, ये एक सवाल ज़रूर उठता है, लेकिन जो आप कह रही हैं कि उनको एहसास रहा होगा, मुझे तो लगता है पूरे नतीजों का भी एहसास रहा होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, सुबह भी मैंने कहा था, आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव को जब तक खुद मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया, तब तक वो प्रचार में, आप बताइए मुझे किसके नॉमिनेशन में गए थे तेजस्वी यादव? कहीं ना कहीं तो इस बात का एहसास। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या चिराग पासवान या फिर इधर वाले जो एनडीए के लोग हैं, उनसे मेहनत की तुलना अगर आप करेंगे महागठबंधन के लोगों को, तो फिर वहां पर आपको बहुत बड़ी कमी दिखाई देगी। और एक परिवार की कलह को मत भूलिए, भाई बहन का झगड़ा भी खुल करके सामने आया था संजय यादव को लेकर के, उसकी भी तो मैसेजिंग होती है ना। तो जब आप परिवार में ही फूट है और जो मुख्य चेहरा है वो चुनाव प्रचार में खुल करके निकल नहीं रहा है, कांग्रेस के साथ अलायंस में आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, आखिरी समय तक ये तय नहीं हो रहा है। आपको याद है आखिरी समय तक ये तय नहीं हुआ था चित्रा कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। तो इतना कंफ्यूजन है, तो आप लोगों को जाकर के समझाएंगे क्या, कन्विंस कैसे करेंगे? और कौन है आपके सामने? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हैं, ये क्या कोई बात छुपी हुई है आप लोगों से? बिल्कुल सही बात है। और हमने देखा था आखिरी तक वो पूरा जोर कैसे लगाते हैं, चाहे रैली हो, रोड शो हो, गमछा लहराना हो, जो मिथिलांचल की पेंटिंग हो, उसको लेकर अपनी बात कहना हो, छठ पूजा को लेकर एक गैर जिम्मेदाराना बयान राहुल गांधी की ओर से दिया गया था, उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया और उस मुद्दे ने भी क्या ध्रुव काम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन। ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी ये कार्यकर्ता होता है, काडर होता है, ये बड़ा ही डिसिप्लिन्ड होता है। इनका एक सेट प्रोसेस होता है कि ईट स्लीप रिपीट, खाना खाओ, सो, सुबह उठो, वही काम करो। वो लोग जाएंगे, वो मतलब कैंपेनिंग करेंगे, अलग अलग विधानसभा जाएंगे, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं वहाँ पर कैंपेनिंग करने। मैं काफ़ी लोगों को एमपी से जानता हूँ जो एमपी से बिहार में कैंपेनिंग करने आए थे, और ऐसा नहीं है कि कोई उनको कैंडिडेट से प्यार था, बट बस पार्टी ने बोला है आना है, रहना है, काम करना है। ये चीज़ें हमको आरजेडी या कांग्रेस, ये सब चीज़ें बहुत कम दिखती हैं। तो मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली आरजेडी यहाँ से हार ही रहा। वो दौर चला गया। दर्शकों को ये भी बताते चले कि आप कितना भी ईवीएम पर ठीकरा फोड़े, कितना भी चुनाव आयोग को ठीकरे पर अब ये कहें कि नहीं चुनाव आयोग यहाँ पर पारदर्शिता नहीं बरत रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आपको मेहनत करनी होगी। जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं, देखते हैं जरा तस्वीरें। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर में शंखनाद किया जा रहा है। और जल्दी से दर्शकों को ये भी बताते चले, 2010 में अगर हम देखेंगे एनडीए का परफॉर्मेंस, उस समय 2010 में 206 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, जेडीयू 115 सीट पर, भारतीय जनता पार्टी 91 सीट पर। और अगर मौजूदा वक्त की बात करें, और उस समय आरजेडी अब घटकर बिल्कुल 22 सीटों के साथ, और उस समय एलजेपी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार देखिए बीजेपी 87, जेडीयू 75, एलजेपीआर 22 पर। उस समय जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, इस समय वो 101 सीटों पर जुड़वा भाई बनकर चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी 33 पर, कांग्रेस 5 पर, कुल मिलाकर ऐसा ये कहा जा सकता है। और देखिए बार बार वहां पे घंटे घड़ियाल की आवाज सामने आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर सुनामी इस समय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम की देखने को। जो बटेगा वो कटेगा। वो लोग विभाजित थे, बुरी तरह से बटे हुए थे, फ्रेंडली फाइट के नाम पर हर जगह उनकी हार हो रही है, अपने परिवार में बटे हुए थे। दूसरी ओर बीजेपी राघोपुर में घेराबंदी के लिए सतीश यादव की मदद के लिए राकेश रोशन को बीजेपी में शामिल किया गया, जिन्होंने पिछले चुनाव में एलजेपी के टिकट पर 25,000 वोट लाए थे। बैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी का रास्ता सुदृढ़ करने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए मनजीत सिंह को बरौली से लड़ाया गया। तो बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि हम बटे नहीं, हम कटे नहीं। और यहाँ पर लालू प्रसाद की अनुपस्थिति की हार दिख रही है, संजय यादव की मनमानी की हार दिख रही है, परिवार में विभाजन की बात। ये बड़ी बात आपने कही है कि संजय यादव को जिस तरह से तवज्जो दी गई है तेजस्वी यादव की ओर से, वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि आरोप लगते हैं कि कार्यकर्ताओं से परिवार के बड़े चेहरों को दूर कर दिया। बात इतनी ही नहीं है, वहां तो एक ताबीज लाने वाले आदमी एमएलसी बन गए, जिन्होंने किसी को एमपी बनवाया था तो गिफ्ट में उनको एमएलसी बनवा दिया गया। वो ताबीज वाले नेता जो है बड़े बड़े पुराने मुस्लिम नेताओं पर भारी पड़ते हैं, और डायरेक्ट तेजस्वी यादव से कोई भी आरजेडी का नेता मिल नहीं सकता है, संजय यादव के माध्यम से ही मिल सकता है। बिल्कुल। आप जरा सोचिए कि तेजस्वी यादव जो कभी मुख्यमंत्री बने भी नहीं, 17 महीनों के लिए डिप्टी सीएम रहे, उनसे आरजेडी का ही कोई कार्यकर्ता मुलाकात नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर जाकर जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को मनाया है, ये कहते हुए कि पहले मजबूती से आप चुनाव लड़िए, जीतिए
और उसके बाद सभी को संतुष्ट किया जाएगा। ये उसका भी असर इस समय रिजल्ट में साफ साफ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर आज भी कांग्रेस पार्टी तंज कसती है, आप हरियाणा से ही आते हैं। राजेश भट्ट जी, एलजेपीआर के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर रतनलाल जी, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। राजीव जेटली जी, अब आपके पास आते हुए, ये तो जैसा हमने हरियाणा में देखा था, छप्पर फाड़ कर वहां की जनता ने आपको जिताया था, इस बार तो सुनामी देखने को मिल रही है नमो के नाम की बिहार में। राजीव जेटली साहब। बिल्कुल चित्रा जी, आप देखिए कि बिहार के माता ने अपने बच्चे के लिए वोट किया, बिहार के पिता ने भी अपने बच्चे के लिए वोट किया और उस बच्चे ने अपने भविष्य के लिए वोट किया। तो आप देखिए, अगर पूरा परिवार बिहार के लिए वोट करता है तो जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी स्क्रीन पर उसके नज़र आ जाते हैं। यही बात आपने हरियाणा में देखी कि हरियाणा के अंदर भी परिवार को मालूम था कि मुझे कौन सुरक्षित हरियाणा दे सकता है, बेहतर हरियाणा दे सकता है। और एक बात तो प्रूव हो चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप और जिस तरीके से हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो भूमिका निभाई, वो लीडरशिप वहाँ पर दी, वहाँ की स्ट्रेटेजी बनाई, वो कहीं ना कहीं नतीजों के रूप में आपको नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बिहार की जनता ने अपना वोट किया, अपना मैंडेट दिया है, बेहतर भविष्य के लिए दिया है। वो गुंडा राज नहीं चाहते थे, बेहतर बिहार चाहते थे और बिहार की डेवलपमेंट में आप कोई रोड़ा नहीं चाहते थे। वो रोड़ा भी बीच में नहीं आना चाहिए। उसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं जो इंडी गठबंधन है उसके फिगर्स में नजर आ रहा होगा। किसी भी तरीके की बाधा बिहार के विकास में नहीं चाहिए, ये हम सब लोग आज मैंडेट के रूप में अपने चैनल्स पर देख रहे हैं। तो एक बेहतर बिहार देना है। हाँ। बिहार का व्यक्ति बिहार से बाहर जाए, एंटरप्रेन्योर बन के जाए, अच्छा अधिकारी बन के जाए और बाहर का व्यक्ति बिहार में जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए जाए। और यही समन्वय जब बीच में बैठेगा तभी जाकर के बिहार का विकास हो सकता है। तो एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए और बिहार की जनता के और लिए। 1 लाख रोजगार प्लस नौकरी, 1 करोड़ रोजगार प्लस नौकरी का जो वादा आप लोगों की ओर से किया गया था, क्योंकि रोटी रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है, पलायन एक बड़ा मुद्दा बन गया है, अब उसको आपको पूरा करना होगा। जीत के लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं। बलराम पांडे हमारे सहयोगी ने जो तस्वीरें भेजी है जेडीयू दफ्तर की, वहां पर लड्डू खिलाए जाने शुरू हो गए हैं। यानी कि अब जो लड्डू बनाए गए हैं, बार बार ये पूछा जाता रहा है कि भाई लड्डू तो पूरा तैयार कर लो, ऐसा ना हो कि सुबह होते होते किसी और दफ्तर में भेजना पड़ जाए। फिलहाल जीत के लड्डू एक दूसरे को बांटे जा रहे हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें आपके सामने हैं। नीतीश कुमार न भूतो न भविष्यति, जिस तरह की तस्वीर नीतीश कुमार को लेकर वर्तमान में बिहार से नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार ने और केंद्र से जो पैसा बिहार के विकास के लिए गया वो पैसा खर्च हुआ, उस पैसे को खर्च करने की तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों पर विकास के तौर पर नजर आ सकती हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जब आप जाएंगे और पहले से तुलना करेंगे तो काफी बेहतर स्थिति पाएंगे। जो बिहार एक वक्त पर लालू राज में बिजली के लिए तरसा करता था, कई ऐसे गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी, वो नीतीश कुमार ने लाने का काम किया। फिलहाल आपको एक बार फिर से बड़ी खबर बताते चले, 189 पर लगातार एनडीए यहां पर टिका हुआ है। तेजस्वी यादव 50 के आंकड़े के आसपास अपने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ और भारतीय जनता पार्टी 84 सीटें, पिछली बार 74 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी 84 सीटों के साथ, आप जरा सोचिए 101 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। 101 सीटों पर चुनाव लड़कर अगर 84 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपने स्ट्राइक रेट को मजबूत किए हुए है तो इसका मतलब आप समझिए 82% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। जेडीयू 76 सीटें इस वक्त, पिछली बार तो 43 थी, उसके मुकाबले अगर आज वर्तमान समय में आप देखेंगे तो 43 से कहा 76 की इतनी बड़ी छलांग नीतीश कुमार ने लगा दिया। चित्रा जी, मुझे यहाँ पे महागठबंधन और एनडीए के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं दिख रही। मुझे तो यहाँ पे जिसने देश को सब कुछ दिया, आज बिहार की जनता भी उसी के साथ है। बड़ा विशेष ढंग से सजाया है, ऐसा ही रथ सजा रहता है हमेशा। ये नमो रथ कहीं भी हिंदुस्तान में चुनाव होता है, मैं जाता हूँ, देखिए और मोदी जी मेरे भगवान है। ये देखिए मेरा भगवान, किस मुद्दे पे वोट, ये भगवान है, ये भगवान है, आदमी भगवान है, मोदी जी भगवान है। तो भगवान नहीं है तो क्या कहेंगे? इसका जो मैंडेट मिला है 180 से भी ऊपर प्रचंड। देखिए पूरी जनता
इस बात को बिहार की जनता समझती है कि हम किसके हाथों को मजबूत करेंगे तो हमारा बिहार मजबूत होगा। किस मुद्दे पे जनता ने वोट दिया है इस बार? किस मुद्दे पे वोट दिया? विकास के नाम पे वोट दिया है जनता ने, सुनिश्चित कर दिया। सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है। सिर्फ विकास के नाम पर। महागठबंधन इस बार कह रही थी कि हम लोग सरकार। अरे महागठबंधन थोड़े वो तो महाठगबंधन था। क्या लगता है ये विजय जो है ये किसको समर्पित करना चाहते हैं आप? ये बिहार की जनता को समर्पित है कि बिहार की जनता को जो चाहिए था वो बिहार की जनता को मिल गया। सारे लोग इसी के इंतजार में थे कि कैसे रिजल्ट निकले और देखिए नमो नमो हो रहा है अभी। कितनी बड़ी विजय है ये? कितनी बड़ी? ये बहुत बड़ी विजय है। ये किसकी विजय है? सच्चाई की विजय है। सच्चाई की विजय है। सत्य की विजय है, सत्य की। आप देख रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के कलाकार हैं, अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान बताते हुए वहां पर अपने अंदाज में बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं। गले में लॉकेट भी पहनकर रखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर 243 में से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सुनामी इस समय देखने को मिल रही है बिहार में। पिछले 20 सालों से, अगर बीच के 1.5 सालों को छोड़ दे, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से जनता ने उनके नाम पर मोहर लगा दिया है। हमारे साथ लगातार जेडीयू की नेता बनी हुई है। अब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में कोई किंतु परंतु बाकी नहीं रह गया है और आप लोग भी इस बात को लेकर कामयाब रहे, क्योंकि बीजेपी एक संकोच कर रही थी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रखने की, लेकिन उसमें भी बाजी मार ली है नीतीश जी। नहीं, संकोच तो कभी से नहीं था। वो एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था, क्योंकि शुरू से ही बोला जा रहा था केंद्र में प्रधानमंत्री का पोस्ट खाली नहीं है और बिहार में मुख्यमंत्री का पोस्ट खाली नहीं है, जो कि ऑब्वियसली हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वहाँ पे। और देख लीजिए चित्रा जी, ये इनकी इररिस्पॉन्सिबल जितने भी इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, इस बात से तो ये क्लियर हो गया है कि ये जो जीत है वो जनता की है और जनता इतनी समझदार है कि इनके जुमलों पर नहीं गई है। और हम यहाँ से ये भी बताना चाहते हैं बिहार की जनता को कि जो भी वादे किए गए हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से, एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। ये जो टूरिस्ट की तरह बिहार घूमने आते हैं, चाहे वो वोट यात्रा करने आए राहुल गांधी जी, फिर उसके बाद चले जाते हैं घूमने के लिए। इतना आपके दफ्तर में, श्वेता प्रिया, आपके दफ्तर में ढोल बज रहे हैं, जरा वो तस्वीरें देखते हैं। ये तस्वीरें पटना में जेडीयू दफ्तर से सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक थोड़ी सी हैरानी है। बीजेपी के लोग भी बहुत उत्साहित होते हैं। उनकी तस्वीरें सुबह सुबह पराठा सत्तू का तो दिल्ली दफ्तर में बनाया जा रहा था, लेकिन अभी तक वहां से जश्न की तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। वो तस्वीरें भी हमें इंतजार करवा रही हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कैसे पटाखों की लड़ियां इस समय जेडीयू के दफ्तर में जलाई जा रही हैं, बजाई जा रही हैं और खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। क्लीन स्वीप एनडीए करता हुआ दिखाई दे रहा है और तकरीबन अभी के आंकड़े बता रहे हैं 2010 की जो परफॉर्मेंस एनडीए की थी उसी तरफ। लेकिन एक और बात रखिए, इतने समय तक, लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री रहा हो, अब वो 43 सीटें जीत कर रहा हो, वो 115 सीटें जीत कर रहा हो, नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की नाराजगी होनी चाहिए थी, जो मुद्दे प्रशांत किशोर या दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से उठाए गए थे, वो लोगों के बीच इंपैक्ट नहीं किया। क्या बड़ी वजह इसके पीछे देख रहे हैं? अब देखिए, नीतीश कुमार से ज़्यादा कमाल का नेता कौन होगा कि बिहार जहां का सारा यादव लालू प्रसाद यादव को अपना नेता मानता है, उसी बिहार में कोसी एक ऐसा क्षेत्र है जहां का यादव लालू को नहीं नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानता है। और आप पिछला 5-6 चुनाव देखिए, उन सारे चुनाव में आप देखें कि 12 सीटों में वही दल वहाँ जीतता है जो जेडीयू के साथ गठबंधन में होता है। तो जिस राज्य में इस तरीके के समीकरण बना के रखे गए हों नीतीश कुमार जी की तरफ से, उस राज्य में सत्ता विरोधी लहर वो कैसे पैदा होने देंगे? ये बड़ी बात है। सत्ता विरोधी लहर वहां पर इस बार तो कहीं भी पैदा नहीं हुई और चिराग पासवान को भी इसका श्रेय देना होगा। आप देखिए, एलजेपीआर 29 सीटों पर लड़कर 22 पर अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए है और एलजेपीआर को एग्जिट पोल वालों ने बड़ा कम आंका था। हम सब ने देखा। एक बार बलराम पांडे को सुन लेते हैं। एक दूसरे को बधाई दी जा रही है और साथ ही आतिशबाजी भी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके के रुझान आए हैं, जिस तरीके से शुरुआती रुझान में लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए हैं और खास तौर से अगर हम बात करें तो जेडीयू ने जिस तरीके से करिश्मा दिखाया है, उसको
लेकर के जो कार्यकर्ता है वो लगातार उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें जेडीयू कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते और झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं और कोशिश यही है कि इस जश्न में और 4 चांद लगाए जाएं। इसीलिए आप देखिए कि लगातार यहाँ पर जश्न का माहौल है, आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं और लगातार कोशिश यही है कि जो जश्न है उस जश्न के जरिए ये संदेश दिया जाए कि बिहार की जनता ने जो भरोसा नीतीश कुमार पर जताया है उस भरोसे का धन्यवाद जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि लगातार जो जश्न की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो आतिशबाजी है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है और इस तरीके की तस्वीरें ये बता रही है कि कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश और उत्साह है और उसकी तस्वीरें लगातार जेडीयू कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर नाचते और झूमते हुए भी आपको नजर आएंगे। जेडीयू कार्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। बलराम पांडे हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। उत्साह से भरे हुए हैं कार्यकर्ता, उनके लिए मौका भी है, दस्तूर भी है, पूरा माहौल भी है, लड्डू भी है, वहां पर खील बताशे भी हैं और आप देख रहे हैं उत्साह के साथ पूरे उमंग में किस तरह से कार्यकर्ता नाचते गाते थिरकते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। आमतौर पर जो जेडीयू के कार्यकर्ता होते हैं वो बीजेपी या आरजेडी के मुकाबले थोड़े कम वोकल होते हैं, वो बिल्कुल आराम से तसल्ली बख्श होते हैं। लेकिन आज देखिए, आज ये मौका है, जेडीयू ने पिछले बार के मुकाबले जिस तरह से कमाल का प्रदर्शन किया है उसके बाद जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें ही अपने आप में पूरी कहानी इस जीत की सुनाने के लिए आपको काफी है। सीधे रुक कर लेते हैं, एलजेपीआर के नेता राजेश भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 29 में से 22 पर आपकी लीड लगातार बनी हुई है, तकरीबन 80% के स्ट्राइक रेट के साथ। आपको बधाइयां, 100% आपका लोकसभा में रहा, 22 सीटें 29 में से जीतते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। क्या बड़ी वजह इसके पीछे की मान रहे हैं आप? बिल्कुल चित्रा जी, बहुत बहुत आभार था आपको, आपके शुभकामना के लिए। और यह पूरे बिहार की जनता की जीत है। बिहार की जनता ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को स्वीकारा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर विश्वास किया है और यह पूरे एनडीए की जीत है। आप पूरे बिहार में हर्ष का माहौल है। मैं तो लगातार इस बात पर आगे बढ़ रहे थे कि बिना काम किए भी बिहार की राजनीति में सत्ता आसीन हो सकते हैं। यह संभव नहीं है। यह बिहार है, लोकतंत्र की भूमि है, लोकतंत्र की जननी वैशाली यही रही है। इसलिए लोकतंत्र की मजबूती बिहार से ही शुरुआत होती है। हमेशा इस बात को देखा गया है कि बिहार की जनता काम पर वोट देती है और माननीय मुख्यमंत्री के विकास को मुहर लगाया है बिहार की जनता ने। और पूरे बिहार की जनता को पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बिहार की जनता ने काम को स्वीकारा है, उनको नकारा है जो बात बनाने वाले लोग हैं, जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, जो पिकनिक मनाने वाले लोग हैं, बिहार सैर सपाटे के लिए आते हैं और फोटो सेशन करा के और चले जाते हैं। उनको बिहार ने इस बार उनको रास्ता दिखा दिया है। अब इस समय तो आप जितनी भी बातें कहेंगे आपके हाँ में हाँ ही मिलाना होगा कि सारी बातें आपके सही हैं नेताजी जो बोल रहे हैं, क्योंकि जब जीत होती है उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं और उन्हीं के फॉर्मूले को बाकी लोग फॉलो करना शुरू भी कर जाते हैं। लेकिन आपकी बात कुछ हद तक बिल्कुल सही है कि कई ऐसे नेता रहे जिन्होंने बिहार को सिर्फ ये समझा कि हम जाएं, एक मुद्दा उछालें, मीडिया में बने रहें और उसके बाद वापस आ जाए, और उनको जनता ने नकार दिया है। साफ साफ इस समय ये तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही है। जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जीतन राम मांझी इस समय लिट्टी चोखा का सुबह सुबह आनंद ले रहे हैं, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 85 सीटों के साथ सबसे बड़ी बढ़त के साथ नंबर 1 पार्टी बनी हुई है। आपको यही भी बता दें चले कि उत्तर भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। इस बार
मैथिली ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अलीनगर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार। और मैथिली, अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, उत्साह से लबरेज, आपके चेहरे पर भी मुस्कान है, फाइनल मुहर जीत पर लगनी बाकी है। पहली टिप्पणी मैथिली। थैंक यू सो मच चित्रा जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। और ये आप शायद मुझे बचपन से देख रही है और एक पॉलिटिशियन के रूप में आप मुझे देख रही हैं। अब मैं खुद बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि अब मेरी एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है और इतने हमारे विश्वास के साथ लोगों ने मुझे जो आगे बढ़ाया है, इसके लिए बहुत खुश हूँ। 8,500 वोटों से आप आगे चल रही हैं, मिथिला की आप बेटी हैं। अब मैं चाहूंगी कि कुछ अपनी जीत को लेकर, हालांकि अभी फाइनल मुहर लगनी बाकी है, लेकिन मैथिली ठाकुर अगर स्क्रीन पर आए और उनसे बिना कुछ सुने उनको जाने दिया जाए तो ये गुस्ताखी होगी जनता के साथ। मैथिली, बधाइया गीत सुनाती हो? अब बिल्कुल बिल्कुल। बधाइया बाजे आंगने में, 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 बधाइया बाजे आंगने में। मेघा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। नहीं, मैं मैथिली से पूछना चाह रही, क्योंकि मैथिली और मैं एक ही होटल में ठहरे हुए थे बिहार में, और उस वक्त जो परेशानी में ये दिख रही थी, उस वक्त टिकट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, इनका नाम नहीं आया था, बड़ी परेशान थी। और उसके बाद इस बात से भी परेशान थी कि वहाँ पर जो लोकल कार्यकर्ता थे बीजेपी के, वो काफ़ी नाराज थे इनसे, तो ये परेशानी में काफ़ी थी उस वक्त। सब कह रहे थे सीट इनकी फंसी हुई है, लेकिन आनंद मिश्रा के लिए बक्सर में भी था और वो मैथिली के लिए मैं पूछना चाहती हूँ मैथिली, अब कैसा महसूस हो रहा है? वो सारी परेशानियां आज गायब होती हुई दिख रही हैं, सारे लोगों ने आपके लिए काम किया। से ज्यादा तो हक बकाई हुई थी कि लोग मेरे लिए इतना बात कर रहे हैं, लोग मेरे पीछे इतना ट्वीट्स कर रहे हैं, मेरे ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। मतलब मैं वो देख रही थी कि कितनी बड़ी चीज हो गई है अलीनगर, कि लोग मुझे टैग कर करके लिख रहे हैं। और लोग आधे से ज्यादा तो नाराज थे, हमारे खुद पार्टी के लोग, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग टर्म्स यूज किए जा रहे थे। लेकिन अभी फिर जैसे ही मैं अलीनगर पहुंची और लोगों ने जो हाथों हाथ मुझे स्वागत किया और मुझे जो प्यार दिया, मेरे साथ सब लोग मेरे भाई बन करके, मेरे वही नाराज कार्यकर्ता मेरे भाई बन करके मेरा साथ। और अलीनगर की सीट बहुत टफ सीट थी और भारतीय जनता पार्टी ने मतलब उम्मीद भी नहीं की होगी कि मैथिली को उतारेंगे, और इस तरह से 8,000 से ज्यादा वोटों से मैथिली से पैराशूट किया है। मैथिली को ये वर्ड यूज हो रहा था। फिर मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा, मैंने उप मुख्यमंत्री जी से पूछा वहां कि भाई ये आपने मुश्किल में डाल दिया है, बाहर से लाकर इनको दिया है और हरवा देंगे आप। दोनों ने मुझे बोला कि देखिए हमारे कार्यकर्ता इतने जोर शोर से लगे हैं कि किसी भी तरीके से ये नहीं हारेंगी। उस वक्त भी मैं नहीं मान रही थी, मगर आज वो जो सिर पे पहनते हैं, पाग कहते हैं उसको, वहां पे मिथिलांचल में जो टोपी गोल वाली होती है मैथिली, इसको लेकर भी इनकी तस्वीरें वायरल हुई थी कि उसमें मखाना डाल के क्यों खा रही हैं। उसको लेकर के मैं डर गई, बाप रे, आप पोस्ट करिए तब तो लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। ऐसी चीजें हो रही थी। ट्रोल्स का तो कोई अंत ही नहीं था, रोज सुबह उठ रही थी तो एक नया ट्रोल सामने आ रहा था। हाँ। लेकिन वही होता है ना, जो सच है उसको लोग मानते हैं, और जो 2 सेकंड के क्लिप को लेकर के कुछ भी बनाया जाता है तो वो तो पता चलता ही है कि क्या गलत है क्या सही। अब एक गायक के रूप में तो आपने हर घर में अपनी जगह बना ली है, नेता के रूप में जीतने के बाद अब जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन राम और सीता को लेकर अगर मैथिली ठाकुर गीत नहीं गाएं, क्योंकि उनका सीधे आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको, मैथिली। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही चारों धाम, हे मिथिले में रह गई, हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रह गई। वो भी हमारे सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं वो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, वो भी सुन लिया जाए। और अब अलीनगर का नाम भी आप बदलेंगी, आपने वादा किया था। जी, ये लोगों की बहुत
बड़ी इच्छा है और इसको मैं पूरा करूंगी। और दूसरी चीज, और जो आपकी सोशल मीडिया टीम है उनसे एक निवेदन करूंगी कि ये शायद कोई हमारी उम्र के ही लोग होंगे जो बिल्कुल मीम वाले कटआउट्स को एबीपी के पेज पोस्ट करें, तो आप प्लीज इस पे थोड़ा चेक करिएगा, क्योंकि इससे मैं बहुत, मुझे 4 दिन जो शुरुआत परेशानी हुई थी, तो ये सब न्यूज देख करके कि हमारे इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स भी वो मीम के कटआउट्स पोस्ट कर रहे हैं, इससे काफी मैं भी घबरा गई थी। इसीलिए चलिए इसको अलग से रखते हुए आप जो गीत बोल रहे हो वो सुनाती हूँ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबू, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। आगे की लाइन है, ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, नीतीश कुमार। बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में पातर, अरे देखन में पातर, खाए भर थारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। आप ये गीत गा रही थी, राकेश शुक्ला जी ने सीधे नीतीश कुमार से जोड़ दिया कि बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी। आपका ध्यान उन्हीं पर चला गया। जी बिल्कुल, मुझे यही लगा कि कहाँ आप जनकपुर से ले आई सीधे पटना। और यकीनन देखिए कितना भी मतलब उनको बूढ़ा बाबा तेजस्वी यादव बोल रहे थे, लेकिन जो जोश और दमखम नीतीश कुमार ने इस मैदान में दिखाया है 2025 के, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मैथिली में चाहूंगी हमारे साथ आप बनी रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।